हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमारी सीरीज चल रही है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एप ब्लॉक, एसिड बेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का ये हमारा पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक टोटल 19 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 20 है और इस सीरीज को आप काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और भी ज्यादा आप मेरी हेल्प कीजिए इसको शेयर करने में। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप या आपका कोई भी नॉन इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सभी को चैनल और ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री। यहाँ पे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं बड़े ही अफोर्डेबल फीस में, तो आप पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये दिसंबर 2014 के अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। NiCO4 की रिएक्शन करवाई गई इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये बना। तो पूछ रहे कि ये किस टाइप का मैकेनिज्म हुआ है। स्टूडेंट हमें ये पता है जो आपका NiCO4 जो होता है बेसिकली ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे एक स्टेप में CO बाहर निकलेगा, NiCO3 बनेगा, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप हुआ है ना। और यही इस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे PPH3 के साथ, जिससे कि यहाँ पे आपका NiCO का 3 एंड PPH3 ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली आपका SN1 टाइप का मैकेनिज्म होता है, SN1 टाइप का है ना। SN1 टाइप का डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कि पहले यहां पे एक इंटरमीडिएट बनेगा है ना, और उसके बाद ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो यहां पे RDS यही होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप यही होता है। SN1 टाइप की ये रिएक्शन होती है। तो यहां पे जो रेट होगा वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ NiCO4 की कंसंट्रेशन। जो यहां पे रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, यहां पे आपसे पूछा गया था कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ NiCO4 ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोपीन, आपने एक प्रोपीन लिया है, बेसिकली प्रोपीन आप बोल सकते हैं CH3 CH एंड CH2, दिस इज प्रोपीन। इसकी रिएक्शन आपने करवाई गई है CO के साथ प्लस में H2 के साथ, और यहां पे आपने जो कैटालिस्ट लिया है CO2 एंड CO का 8। तो बताइए कि यहां पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। स्टूडेंट दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ये आपका हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन होती है, और हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में ये वाला जो कंपाउंड है एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। फॉर्माइलेशन जो वर्ड आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये जो फॉर्माइलेशन वर्ड होता है बेसिकली इसका मतलब होता है आपका एल्डिहाइड से रिलेट करना। आपने सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड, H को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, यानी कि एल्डिहाइड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, ये नहीं बनेगा है ना। ये ब्यूटेनोन बन गया यानी कि कीटोन बन गया, ये भी नहीं बनेगा। और ये मिथाइल प्रोपेनोइट यानी कि एस्टर बन गया, ये भी नहीं बनेगा। यहां पे आपको ब्यूटेनल बनता हुआ दिखाई देगा, लास्ट में अल आ रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड। एक बात और नोटिस करने वाली है कि अगर यहां पे आपके पास 3 कार्बन है तो जो आपको एल्डिहाइड मिलता वो आपको एक ज्यादा कार्बन का मिलेगा, वो आपको एक ज्यादा कार्बन का मिलेगा। इस बात को भी नोटिस करना है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा और इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। यहां पे ये वाला कंपाउंड एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपसे पूछा गया कि किस टाइप का क्लस्टर होगा। वेरी सिंपल, बहुत डिस्कशन हो चुका है ऐसा। 9 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, प्लस में 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 60।
है ना, ये आपका 60। तो क्या कंसेप्ट चलता है जी आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 में से माइनस कर देंगे 12n, n कितना हो गया 4 है यहाँ पे, और इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से, इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो 48 12 6 आएगा, 6 6 का मतलब होता है यहाँ पे n+2, है ना, क्या होगा n+2, n कितने 4, और n+2 n+1 होता है तो क्लोज हो, अगर n+2 आ रहा है तो नीडो, तो ये आपका नीडो टाइप का क्लस्टर होगा, ये आपका नीडो टाइप का क्लस्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पैटर्न के डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन बाय विल्किंसंस कैटालिस्ट रिजल्टिंग, तो यहां पे देखिएगा भाई, जब आप पूरा इसके साइकिल को देखेंगे, है ना, विल्किंसंस कैटालिस्ट जब अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका एक पूरा कैटालिटिक साइकिल होता है, उस साइकिल को देखेंगे, वहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो जो इंटरमीडिएट होता है उसकी ज्योमेट्री टी शेप होती है। क्या होती है, मैं आपको अभी रेफरेंस भी दिखा देता हूं, तो क्या होगी ज्योमेट्री, टी शेप होगी, टी शेप होगी, बिल्कुल सही है। यहां पे जो आपको मिलता है वो आर एच होगा, आर एच, यहां पे बेसिकली आपका ये टी शेप कुछ इस टाइप से ही दिखाई देगा कि मान लीजिए कि यहां पे आपका क्लोरीन आ गया, यहां पे आपका PPH3 आ गया, और ये आपका PPH3 आ गया, तो ये टी शेप। ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि इसका रेफरेंस दिया जाना चाहिए तो मैं आपको इसका रेफरेंस भी देता हूं, कैटालिस्ट की क्लास नंबर 2, है ना, कैटालिस्ट की क्लास नंबर 2 या 1, तो मेरे हिसाब से तो 2 में मिलना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं भाई, 1 में ये, सॉरी 1 में ये रहा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो यहां पे देखिएगा दिस इज विल्किंसंस कैटालिस्ट, आ गई बात समझ में। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स यहां पे बना है, ये पूरा कैटालिटिक साइकिल ऐसे काम करता है। यहां पे अगर आप देखेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद आर एच नजर आ रहा है, पीपी और क्लोरीन नजर आ रहा है, ये जो होता है टी शेप, स्पेशली मेंशन किया गया कि टी शेप, ये क्या होगा टी शेप, यही चीज मैं आपको यहां लेक्चर में मेंशन कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या होगी टी शेप, एक क्लोरीन और 2 आपका PPH3 आपको दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे Na के ऊपर एक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव है, और अगर आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाएंगे तो A मिलेगा, चाहे Br2 हो, चाहे I हो, चाहे कोई हो। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर नेगेटिव -1 आएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा Br के ऊपर, और एक Br बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले जो हमें मिलेगा, यहां जो ये Br2 लिख रहा है दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट होगा, Br2 नहीं होगा, एक Br जरूर जुड़ेगा, ठीक है, एक Br जरूर जुड़ेगा, एक Br जरूर आएगा। उसके बाद कह रहे ये जो A मिला है इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवानी, B मिलेगा। अब B के बारे में कुछ खास बातें बोली गई हैं कि जब B का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम लिया गया तो वहां पे हमें 2 सिंगलेट नजर आए, इंटेंसिटी रेशो 5:1 था, 5:1। ओके, समझते हैं। पहली बात देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रोटॉन नजर आ रहा है, ठीक है, ये रहा अकेला है, और यहाँ पे 5 प्रोटॉन है जिनका एक सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे 2 सिंगलेट्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और इंटेंसिटी रेशो भी मैच कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ए होगा। बाकी ऑप्शन भी मैं चेक कर लेता हूं। बी हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। 2 हाइड्रोजन अगर ये होगा, इसका मतलब इनका अलग अलग सिग्नल, ईटा 4 होने का मतलब इनका भी अलग अलग सिग्नल, ये भी नहीं आएगा, यहाँ तो नंबर ऑफ सिग्नल ही बहुत ज्यादा आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये ईटा 5 नजर आ रहा है, इसमें देखेंगे तो Br आपको यहां पे देखने को मिलता नहीं है भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Br आपको देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द कंपाउंड दैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं वो आपका क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये तो आपका भाई 7 और 10 17 और 1 18 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये पक्का ही आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं करेगा। मोलिब्डेनियम के पास होते हैं आपका 6 और 5 11 11 और 6 17 और 1 18, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। IR की बात करेंगे तो ये आपका 9 और 1 10 हो गया,
उसके बाद 2 हो गया और उसके बाद आपका 4 हो गया। तो ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और यही आपका क्या शो करेगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करेगा। आईआर के बारे में ध्यान रखिएगा भाई, यहां पे आईआर का जो कॉम्प्लेक्स है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 कर लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 कर लेता है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। H2 आपका नॉन पोलर टाइप का है, इसलिए यहां पे सिस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, दोनों हाइड्रोजन सिस पोजीशन पे आके आपका ऐड होंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ फ्री बेंजीन। ये कह रहा भाई बेंजीन अगर फ्री है ना तो वहां पे जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है कि वो लगभग 7.2 ppm के आसपास होती है। बट द एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट इन C6H6 लिगैंड इन 1H NMR स्पेक्ट्रम, देखो जब आप इसको मेटल के साथ कनेक्ट करेंगे, इस पूरे सिस्टम को जब आपने एक मेटल के साथ काम किया, कनेक्ट किया, तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो ये आपका सिल्डिड होगा, अगर सिल्डिड होगा तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पक्का कम होगी। क्या होगी? पक्का कम होगी। तो 7.2 होती है जब आपका फ्री बेंजीन हो, तो 9 हो सकती है। क्या ज्यादा हो सकती है? नहीं। अरे भाई मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, इसको इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्डेड होगा, है ना, सिल्डेड होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज, क्या उतनी ही रहेगी? नहीं। अब देखो यहां पे आ रहा 4.5 और यहां पे आ रहा 2.5, इतनी कम भी नहीं होती, कम होती लेकिन इतनी कम नहीं होती। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो प्रोटॉन होते हैं ना वो डायरेक्टली मेटल से नहीं जुड़े हुए होते। अगर कोई प्रोटॉन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हो ना उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो आपका नेगेटिव देखने को मिलती है ना, नेगेटिव देखने को मिलती है। तो यहां पे आपका 4.5 डिसरप्शन ऑफ रिंग करंट, इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो करंट यहां फ्लो कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है, इस वजह से आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई। ये किस टाइप का क्लस्टर होगा? वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया कार्बन की जगह आप BH को रख दीजिए, तो ये BH का ट्वाइस कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका B9 आ गया और H आपका 12, ये नेगेटिव। तो बोरोन आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे आपका 11 और ये आपके पास हो जाएंगे आपका दो ये 14 और इसके ऊपर नेगेटिव। अगर इसको देखें तो ये B11, अगर मैं इसको करता हूं, इसको भी B11 करता हूं तो 4 नेगेटिव आएगा, तो दिस इज BnHn, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई? आपका BnHn 4 नेगेटिव, जो कि आपका नीडो को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कि आपका नीडो को रिप्रेजेंट करता है। भाई एक बार थोड़ा सा मुझे यहां पे, यस यस, ठीक है। तो ये क्या आएगा? नीडो स्ट्रक्चर आएगी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यहां पे आपको TH मेटल नजर आ रही है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ 2 CP लगे हुए हैं, एक CP स्टार ये रहा और एक CP स्टार ये रहा। कह रहे हैं जी इसकी रिएक्शन करवाओ C डबल बॉन्ड O के साथ, मतलब कार्बोनिल के साथ करवाओ, CO के साथ, एन इक्विमोलर रेशियो। तो बताइए स्टूडेंट, ये देखने को मिलता है कि ये जो CO होता है ना इस TH बॉन्ड में इंसर्ट कर जाता है ना। तो TH में अगर इंसर्ट करेगा C डबल बॉन्ड OH बनेगा आपका, ये बनेगा यहां पे। उसके बाद ये जो CP स्टार लगा हुआ है एज इट इज, ये जो CP स्टार लगा हुआ है एज इट इज। अब ये देखने को मिलता है कि ये अपना जो लोन पेयर वो इसको डोनेट कर देता है, जिससे कि आपको कुछ इस टाइप की साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है, जिससे कि आपको कुछ इस टाइप से साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। कह रहे हैं जी यहां पे कोई मेटल आएगी और यहां पे कोई M- मेटल आएगी और ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहले तो मेटल बताओ कौन कौन सी आएगी। देखिएगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और प्लस में M का मुझे पता नहीं है लेकिन इसका 10 हो गया। तो मुझे यहाँ पे ऐसी मेटल चाहिए 11 जो जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और 7 किसके पास होते हैं? Mn के पास होते हैं। 7 किसके पास? Mn। ये रहा Mn और ये रहा Mn। इसका मतलब इस ऑप्शन को हटा देते हैं एंड आपका इस ऑप्शन को हटा देते हैं। उसके बाद देखिए 5 ये हो गए, 5 इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा भाई, देखना क्योंकि ट्वाइस लगा हुआ है। तो 10 हो गए, 10। उसके बाद मैं यहाँ पे 2m लिख लेता हूं, 2m, और उसके बाद ये 6 का मतलब 12 हो गए, 12। देखो मुझे यहाँ पे चाहिए 36 इलेक्ट्रॉन, तो 22 हो गए। 22 अगर आप इसको 36 मानते हैं तो देखो 22 और ये आपका 14, m की वैल्यू आपका 7 आ जाए, 7।
और बेसिकली इसमें ना आपने मेटल मेटल बॉन्ड को भी काउंट करना होता है, टू टू अगर आप काउंट करेंगे इसमें मेटल मेटल बॉन्ड तो ये हो जाएगा आपका 12, 6 आएगा ये मेरे हिसाब से। क्या आने वाला है आपका 6 आने वाला है यहां पे, ठीक है। इसका जब आप ट्वाइस लेंगे मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंग चीजें देखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं ना आपको पहले इसी से सोल्व करवा देता हूं भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 6 किसका होता है भाई, क्रोमियम का। 6 किसका होता है, क्रोमियम का, ठीक है। तो यहां क्रोमियम दिख रहा है और यहां पे आपका आयरन दिख रहा है, इसलिए इसको हटा दीजिए। दूसरी बात मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताई है, अगर प्रोटॉन डायरेक्टली मेटल से अटैच है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं -7.5 है, क्या आएगी, यहां तो प्लस का दिखा रखा +10.22 जो कि इनकरेक्ट है, लेकिन -7.5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे मैग्नीज मेटल होगी, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स दिख रहा है पर मैग्निक एसिड इसे बोला जाता है, मैग्नीज मेटल होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होगी, ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे क्रोमियम होगी, लेकिन यहां पे प्रोटॉन डायरेक्टली क्रोमियम से अटैच नहीं है, वो सीपी पे लगा हुआ है, इसलिए यहां पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, द लिगेंड्स दैट इज फ्लक्सोनियल इन दिस कंपाउंड, इसमें कौन सा जो लिगेंड है जो फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर सकता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर सकता है। 5 और 1 आपका 6, 6 और 8 14 और आपका 4 14 और ये आपका ये हो गया। तो इनमें से कौन सा लिगेंड है जो कि फ्लक्सोनियलिटी शो करेगा, है ना। सीओ तो कोई फ्लक्सोनियलिटी शो करता नहीं है भाई, सीओ को तो तुरंत हटा सकते हैं हम, सीओ तो कोई फ्लक्सोनियलिटी शो करता नहीं है। अब देखो बात आती है एटा 5 C5H5 और एक आपका ये वाली बात यहां पे आपको देखने को मिलती है। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 200 लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के करीब आपका टेम्परेचर दिया गया है। तो जो ये एटा 1 वाला होता है ना, ये फ्लक्सोनिलिटी बिहेवियर शो करता है, ये 1 से 3 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है ना। तो ये ज्यादा फ्लक्सोनिलिटी बिहेवियर आपका शो करेगा इस कंडीशन पे। ए मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12, टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल सेंटर फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। आप केस याद कर लिया करो बस IR वाला, IR +1 से IR आपका +3 चला जाता है, IR +3 चला जाता है। IR कहां तक, कोबाल्ट में, कोबाल्ट, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे डी में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे टोटल तो 9 होते हैं, लेकिन डी में आपका 7 होते हैं, 7, ठीक है, डी में 7। कहने का मतलब ये स्टूडेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ना, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, पहले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है हायर डी इलेक्ट्रॉन, क्या, हायर डी इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे डी में हाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं पे आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये आपका D8 और D10, D8 और D10 में ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। D8 एंड D10 ये आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देखने को ज्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको बोल रहा है ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ना भी पता होता तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है भाई आपका सिग्मा, उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं 2 पाई के ऑर्बिटल आते हैं एक, उसके बाद आपका डेल्टा का आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट डेल्टा स्टार से हो जाता है एंटी बॉन्डिंग वाला, उसके बाद ये आपका 2 पाई स्टार वाले आ जाते हैं, और सबसे ऊपर आपका सिग्मा स्टार वाला होता है। अब सबसे पहले चीज जो नोटिस करनी है, यहाँ पे Re है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए ना, 2Re है। अगर 2Re न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, Re कहां, मैग्नीज के नीचे आता है, तो इनके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ये न्यूट्रल स्टेट में हो तो। अब देखो यहाँ पे आप इसको मान लीजिए P, ये R हो गए 2 और ये भी R हो गया, ये PR3 है, ये न्यूट्रल होगा, और क्लोरीन के ऊपर -4 का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है एक क्लोरीन पे, तो 4 -4 हो जाएगा। तो यहां पे ये जो 2Re है ये आपका +4 बन जाए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। 0 हो तो 14 और 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरिए, 10 इलेक्ट्रॉन आप भरिए, तो यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 बॉन्डिंग में हो गए, 8 बॉन्डिंग में हो गए, -2 करेंगे एंटी बॉन्डिंग और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा पहले वाले इस कॉम्प्लेक्स का, जब ये आपका, जब ये M है, ओनली M है, मतलब मेटल के ऊपर कोई नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है,
न्यूट्रल है, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? 3। तो देखो यहां तो 3.5 दिखा रखा है, यहां 4 दिखा रखा है, यहां 3 दिखा रखा है, यहां 3 दिखा रखा है। अब देखो जब m है, एक और प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना? तो ये कब है? जब आपका ओनली m है। अगर m+1 करोगे, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से कम होगा? पक्का ही इस बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, हायर एनर्जी से निकलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगी ये वाली कहानी, दैट इज 3.5 हो जाएगा। अगर आप दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो भी एंटी बॉन्डिंग में जो एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहां से निकलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 4 हो जाएगा। तो अगर m है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, m पॉजिटिव है तो 3.5 होगा, m2 पॉजिटिव है तो 4 होगा। A इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे आपको A इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी क्लास में 2-3 और क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पे, इसी क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो बस कितने। आयरन का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 5, उसके बाद 15 CO लगे हुए हैं 30 और 4 लगे हुए हैं, तो 40 में 1 मिनट भाई, कहीं गड़बड़ी की है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं की। तो ये कितना आ गया? 74। कितना आ गया जी? 74। 74 का एक ही ऑप्शन है। और नीडो कैसे निकालते हैं? निकाल लोगे क्या भाई? नीडो कैसे निकालते हैं? 74 में से माइनस करेंगे 12 इंटू में 5 और डिवाइड कर देंगे 2 से, 7 आएगा। 7 का मतलब यहां पे बनेगा n+2। n कितना है? 5। तो n+2 का मतलब क्या होता है? नीडो। क्या होता है? नीडो। वेरी सिंपल, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1H NMR स्पेक्ट्रम, इसका जो स्पेक्ट्रम है, जब ये -20 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो आपको A डैश S X डैश टाइप का पैटर्न नजर आता है ओल्फिनिक रीजन में, यानी कि यहां कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे। अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस, तो अब आपको सेपरेट लाइन कोलैप्स इनटू अ सिंगल लाइन। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन है। फ्लक्सोनोलिटी का रोल रहता है यहां पे सारा, फ्लक्सोनोलिटी का। यहां पे देखो, ये जो पहले, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था, ये रहा, ये रहा, ये रहा यहां पे H और ये रहा। बाकी CP की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। ये कह रहा है ना यहाँ पे कि A डैश X डैश NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक वाली में, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ये था, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है तो अलग अलग सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, फ्लक्सोनोलिटी देखने को मिलती है। देखिए, ये देखो, ये वाला जो है HA, ये HA टाइप का होगा क्योंकि ये ज्यादा क्लोज आ रहा है RH के, और ये B टाइप का होगा, इसीलिए यहां पे बोला गया A डैश एंड X डैश। डबलेट्स ऑफ डबलेट नजर आएंगे, कुछ इस टाइप से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहां पे, जब आपने टेम्परेचर बड़ा हाई कर दिया है तो अब आपको यह देखने को मिलेगा A और B में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फ्लक्सोनलिटी की वजह से हायर टेम्परेचर पे A B एक जैसे हो जाएंगे। तो ये ऐसा कब क्यों होगा? ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो जाती है। HB HA में चला जाएगा, HA HB में चला जाएगा, रोटेट होते रहेंगे, जिससे कि हमें ये एक जैसे नजर आएंगे। मैंने इसके ऊपर बड़ा सुपर्ब एग्जांपल दिया हुआ है। गर्मियों में फैन जब चलता है हमें उसकी पंखुड़ियां नजर नहीं आती, एक ही नजर आता सब कुछ, और जब सर्दियों में उसको हम बंद कर देते हैं, जितनी पंखुड़ियां होती हैं, जितनी विंग्स होती हैं, वैसे की वैसे हमें नजर आती हैं। बस वही कहानी है। तो यहां पे इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि फ्री रोटेशन ऑफ इथाइलिन लिगैंड अबाउट मेटल ओल्फिन बॉन्ड। ये देखिए बेसिकली इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, यहां पे मिस्टेक हो सकती है, जैसे मैंने इसको गलत तरीके से कंसिडर किया। ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ये रहा, लेकिन इसके अराउंड रोटेशन हो जाएगी, है ना, इसके अराउंड यहां पे आपका रोटेशन हो जाएगी मेटल ओल्फिन बॉन्ड के अराउंड। तो ये लगभग एक जैसी चीजें आपको नजर आएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोसिल टेट्राफ्लोरोबोरेट टू वास्का कॉम्प्लेक्स। वास्का कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवाई, ए मिलेगा। पहली बात नोटिस करने वाली है कि यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 124 डिग्री का है। तो बताओ पहले तो कॉम्प्लेक्स ए क्या होगा, और NO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्या देखने को मिलेगी। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हमें यह पता है कि BF4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इस कॉम्प्लेक्स पे। IR के पास 9 होते हैं, एक क्लोरीन का,
2 CO के और 4 आपका किसके, PPH3 के। तो कितने हुए, 10, 16 इलेक्ट्रॉन हुए, 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव भी है इसलिए माइनस कर देंगे 15। अब NO का रोल क्या है यहां पे, देखिए पहली चीज ये नोटिस कीजिए, अगर बॉन्ड एंगल 124 डिग्री के आसपास आ रहा है तो हो सकता है, मतलब अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आएगी कि ये बेसिकली आपका बेंट टाइप का रहा होगा, है ना। और बेंट टाइप का मतलब है NO नेगेटिव, और NO नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट इसका 1 हो जाएगा। तो आप +1 यहां पे अगेन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, +1। ठीक है, तो अब यहां पे ये बात हमें पता लग गई है इसको देखने से कि ये NO जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली आपका NO नेगेटिव होगा, ये आपका बेंट टाइप का होगा बॉन्ड एंगल से, ये बात हमें पता लग रही है। दूसरी बात, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर ध्यान है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, मैं एक बार वहीं पे लेके जाना चाहूंगा आपको। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, अगर आपको याद है तो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए रेफरेंस दिया था मैंने, तो वो रेफरेंस भी मैं आपको दिखाता हूं, कहां है वो रेफरेंस, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी एक रेफरेंस मैंने आपको दिया था फर्स्ट लेक्चर में, तो यार वो रेफरेंस दिया तो इसी लेक्चर में था, मुझे मेरे को ध्यान आ रहा है जहां तक। NO एक एक क्लास में मैंने NO के बारे में काफी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की थी, या तो फिर वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था। यस, यस, मुझे ये लग रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था। यस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में, यस, ये रहा, देख सकते हैं। यहाँ पे NO2 की बात हो रही है भाई, बेसिकली ये तो NO2 था, NO की बात नहीं हो रही। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे, तो ये जो आएगा ना इसका, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो यही आएगा कि यहाँ पे आपका 1620 के करीब आपको क्या देखने को मिलेगी, NO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। NO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको इसके करीब देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 हो गए वैसे तो, ठीक है। तो यही बनेगा भाई, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। NO अगर मैं बात करता हूं NO बैंड का, NO बैंड का अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो एक बार हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा, चीजें 134 डिग्री के करीब आ रहा है। NO2 का दिखा रहे भाई, ये तो NO का नहीं दिखा रहे। चलो ये लगभग यही है, इसका आंसर यही आना है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। इसका आंसर यही आएगा, 1620 के करीब आपको ये देखने को मिलेगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और ए इज द करेक्ट आंसर। इसको आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इनमें से कौन से आइसोलोबल पेयर नहीं है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपनी रेफरेंस ज्योमेट्री से एक कम है, ये भी एक कम है, ये तो आइसोलोबल है। इसके पास है 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन, आइसोलोबल है, ठीक है। ये हो गया 9 और 6 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन के पास 4 होते हैं और 2 इससे मिल गए 6, है ना, 2 R से मिल गए, कितने हो गए 6। इसका मतलब ये आइसोलोबल पेयर नहीं है। Mn ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर के पास 6 खुद के थे, एक कार्बन का आ गया, 7 हो गए, तो 17 वाला 7 के साथ आइसोलोबल होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी में जो ये दोनों पेयर है ये आइसोलोबल होने वाले नहीं है। सी में जो ये दोनों पेयर है ये आइसोलोबल होने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अगेन उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आ गया स्टूडेंट, जो मैंने जस्ट अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि आपको मेटल मेटल बॉन्ड बताने। तो देखो अगेन बस यहाँ पे एक पॉजिटिव किया गया है, तो यहाँ पे जो 4 नेगेटिव है वो वहां जाके क्या बनेगा, अभी अभी मैंने बताया था, अगर 2 RE न्यूट्रल होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाला हमने कितना, कि 3 होता है। अगर आपने यहाँ पे 2 RE सॉरी, जब ये होते थे आपका +4, वहां पे +4 हुए थे ना, तब बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाला था, +4 होने का मतलब होता है कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होना, और 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 3 होना, बॉन्ड ऑर्डर 3 होना। अब यहाँ पे 2 RE बेसिकली +5 में आ जाएंगे,
क्यों? क्योंकि देखो 4 नेगेटिव है, उधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 9। और 9 जो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है वो कहां से कम हुआ? एंटी बॉन्डिंग से। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3.5। कितना आएगा स्टूडेंट? 3.5। जस्ट अभी मैंने इसी क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो भाई कोबाल्ट से रिलेटेड, कोबाल्ट फैमिली के जो आपका कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वही आपका एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ये पक्का एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, ये भी कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। आर एच बी कोबाल्ट फैमिली का ही है ये भी, बट ये दिस इज विल्किंसंस कैटलिस्ट, तो ये इसका यहां पे कोई रोल नहीं होता हाइड्रोफॉर्माइलेशन में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पूछा था नॉट स्टेबल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टोटल इलेक्ट्रॉन बता दो कितने इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 होता है, 3 है तो 3। कोबाल्ट का 9 हो गया। आर यू यानी कि फेरस Fe 8 24 हो गया, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। और यहां पे आपका CO भी कितने आ रहे हैं? 12। तो ये आपका हो गया 48 और 12 यानी कि 60 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 60। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इनके बारे में सही बातें बताइए। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने, मतलब क्या, कौन कैसा होगा। स्टूडेंट देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इन कॉम्प्लेक्स की, मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तब जाके आप रिलेट कर पाते हैं। अगर आप आईआर की बात करेंगे ना, पहले तो आप यहाँ पे ये चीज नोटिस कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आगे, है ना, इसी क्लास में आएगा एक क्वेश्चन मेटल मेटल बॉन्ड। आईआर 36 हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 36, और ये आपका 24 हो गया। तो कितने हो गए भाई? आपका लगभग लगभग 60। तो क्या होता है? 18N। 18N और माइनस में क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे? 18N और माइनस में क्या कर दिया जाएगा? 60। डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया भाई आपका? ये 6। कितना आ गया यहाँ पे? 72, 12 12 6 आ गया। कितना? 6। तो यहाँ पे आपको 6 मेटल मेटल के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। 6 मेटल मेटल के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। उसके बाद 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 15, है ना। तो 15, 8 से कितना कम है? 18 से कितना कम? 3। तो पर मेटल यहाँ पे आपको 3। तो आईआर की जो स्ट्रक्चर होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आईआर, ये रहा आईआर, ये रहा आईआर, ये रहा आईआर, ये दिस इज आईआर। और अब इसके ऊपर क्या लगा दो? 1 CO, 2 CO, 3 CO, 1 CO, 2 CO, 3 CO, 1 CO, 2 CO, 3 CO, 1 CO, 2 CO, 3 CO। ये होती है रियल स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ब्रीजिंग CO ग्रुप इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0। यस, बिल्कुल सही बात है कि यहां पे कोई भी ब्रीजिंग लिगेंड नहीं होता। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी ब्रीजिंग लिगेंड नहीं है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको इजीली इन दोनों की स्ट्रक्चर मिल जाएगी, और देखने से ही आप उनको कंपेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे कि हाँ ठीक है। यहां पे आपको जरूर ब्रीजिंग लिगेंड देखने को मिलते हैं, बट यहां पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती थी। डी हमें पक्का कंफर्म है कि डी हमारी राइट है। तो बाकी आप इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। ये कहा गया कि ऑन रिड्यूसिंग दिस विद एक्सेस ऑफ सोडियम, सोडियम मेटल इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, कार्बोलेट आयन इज फॉर्म्ड, द आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। तो यहां पे जो बनता है ना, बेसिकली वो ये बनता है FeCO का 4 और इसके ऊपर आ जाता है 2 नेगेटिव का चार्ज, या फिर इसे आप Na2 ऐसा लिख लीजिए जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं। और ये किसके साथ आइसोलेबल होगा भाई? सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आयरन के पास 8 और 8, अगर यहाँ 2Na पॉजिटिव है तो यहाँ 2 नेगेटिव, मतलब 2 और ऐड कर देता हूं, तो कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला किसके साथ यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है नहीं इसलिए इसको हटा दीजिए। ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 और 12 17। ठीक है, तो द आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, आयरन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोनिलेट इज आयन इज फाउंड। तो देखो भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर आप बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल भी शायद यहां पे पूछा जाना चाहिए था,
क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये भी है और ये भी है, बट यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चरल भी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 4, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसलिए इसको हटा देंगे। यहाँ पे शायद मुझे ये लगता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल भी आना चाहिए था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल भी आना चाहिए था, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्लस्टर हाइड्रोजन इज इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है इनक्लोज्ड, है ना, बाहर से घिरा हुआ, इनक्लोज्ड ऐसा बोला जा सकता है। तो अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, है ना, इसके पास मेटल के पास आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि H के ऊपर -1 होता है, ये उस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल है। तो इस P के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलता है, इसको बेसिकली A बोलिए, इसको आप B बोलिए और इसको आप C बोलिए। सिर्फ A के अंदर ही, है ना, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑल्सो +2। तो ये न्यूट्रल स्टेट में यहाँ पे ही ये, और ये अकेला H है, ये तो H2 है, ये तो H2 है और ये अकेला H है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया H इज इनकैप्सुलेटेड इनक्लोज्ड, तो A इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दिस रिएक्ट विद दिस टू गिव द प्रोडक्ट P, द P प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बिकॉज, P प्रोडक्ट क्यों बना है, ध्यान से देखिएगा। Fe हो गया, यहां पे आपका Cp लगा हुआ है, ये आपका Cp लगा हुआ है, इसके साथ ही 2 CO लगे हुए हैं, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, इसके साथ ही कार्बन है, कार्बन के ऊपर D लगा हुआ है, यहाँ पे Me लगा हुआ है, Me, यहाँ पे भी Me लगा हुआ है, और इसके पूरे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, PH3 कार्बोकटाइन के साथ। तो बताइए कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली क्या कंपाउंड बनेगा। स्टूडेंट, ये जो अल्काइल आपको नजर आ रहा है, देखो ये मेटल, ये अल्फा, ये आप इसको बीटा बोल सकते हैं। तो बीटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये अपना हाइड्रोजन यहां करेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये जो अल्काइल आपको नजर आ रहा है ना, अल्काइल, ये आपका अल्कीन में कन्वर्ट होगा। ये जो अल्काइल आपको नजर आ रहा है, ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा, और यही फिर इसका करेक्ट आंसर भी यहां पे बनने वाला है। Me यहां से बाहर निकलेगा, क्या होगा, Me यहां से, एक Me यहां से बाहर निकलेगा। बीटा हाइड्राइड तो इसको बाद में बोलेंगे भाई, बीटा हाइड्राइड नहीं बोला जा सकता। वैसे ही इसका अगर आप देखेंगे मैकेनिज्म, तो वो कुछ इसी तरीके का आता है यहाँ पे, कि आपको अल्कीन की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। डी यहाँ पे बना रहेगा, एक Me यहां से बाहर निकल जाएगा, और कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे। ये आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, इसके ऊपर D लगा होगा और Me लगा होगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। तो ये जो अल्काइल होता है, ये आपका अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। पहली वीडियो में इंडाइल करके पढ़ाया था मैंने इसको, है ना। तो भाई इसमें जो है ना, आपका हेप्टासिटी को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना सबसे इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें कंजुगेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे 5 हेप्टासिटी है, उसको 1 करना बड़ा आसान होता है, और ये एसोसिएटिव टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं, है ना। करते तो सारे ही हैं, बट ये आपका इजीली अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर सकता है सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ पे आपको इजिएस्ट देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन। इस पैटर्न की चीज मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्या CH जो है, यानी कि मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 5, क्या ये इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? 9 और 6 15 के, यस बिल्कुल होगा, काम खत्म, बिल्कुल होगा भाई, पक्का ही होगा। A इज द करेक्ट आंसर। क्या CH2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, निकल के पास 10 होते हैं, ये 14 के साथ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, बाकी भी नहीं होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन इसके साथ करवाई। तो 2 चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहली बात तो 1985 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें क्या नजर आ रहा है? एक बैंड नजर आ रहा है CO का। 1985 का मतलब है स्टूडेंट, ये बताता है कि यहाँ पे टर्मिनल CO एग्जिस्ट करता है। ये क्या बता रहा है कि आपका यहाँ पे टर्मिनल CO आपको देखने को मिलेगा। तो टर्मिनल इसमें भी है, टर्मिनल इसमें भी है, टर्मिनल इसमें भी है, यहाँ पे ब्रिज है, इसका मतलब इसको हटा दीजिए, डी तो नहीं होगा। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी गई है, द P31 NMR spectrum A consists of 2 doublets of doublet of equal intensity.
टू डबलेट्स ऑफ डबलेट कहां पे नजर आएगा? देखो ये जो फास्फोरस है इसको यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, इस फास्फोरस को यहाँ CO दिख रहा है, ये अलग टाइप का फास्फोरस है, ये अलग टाइप का फास्फोरस है, ये इसकी वजह से डबलेट होगा, ये इसकी वजह से डबलेट होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तो देखो यहाँ पे भी फास्फोरस है, यहाँ पे भी फास्फोरस है, इसलिए इसको हटा दो, बहुत सारे फास्फोरस हो गए। इसको भी एक जैसा इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, इसको भी एक जैसा इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, ये फर्स्ट, बट यहां पे ये वाला कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा भाई? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं और जून 2013 पे हम आ गए हैं भाई। लिगैंड इन यूरानोसिन, यूरानोसिन में जो लिगैंड होता है वो क्या होता है? तो ये वाला लिगैंड होता है भाई यूरानोसिन में, C8H8 2 नेगेटिव, C8H8 2 नेगेटिव। यूरानोसिन क्या होता है भाई? बीच में आपका यूरेनियम होता है और एक आपका COT कोट यहां पे आपको देखने को मिलता है और एक यहां पे देखने को मिलता है। इसको ही हम यूरानोसिन बोलते हैं। बस यूरेनियम मेटल होती है भाई। क्या होती है यहाँ पे? यूरेनियम मेटल होती है। जैसे फेरोसिन होता है वैसे ही यूरानोसिन होता है, यूरेनियम मेटल होती है और वहां पे जो एज अ लिगेंड के तौर पे काम करता है वो आपका ये वाला लिगेंड होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इसके कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी। ये कह रहे हैं मेटल ओल्फिन इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है? ये आपका मेटल और यहां पे ये आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, पहले ये इसको देगा उसके बाद ये इसको देता है, ठीक है? ये कह रहा है मेटल से ओल्फिन की तरफ जो पाई बैक डोनेशन उसके बारे में कुछ पूछ रहा है। लीड टू डिक्रीज इन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। क्या डबल बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज करेगी? भाई इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी। ये डबल से सिंगल की तरफ जाएगा, ये डबल से ट्रिपल की तरफ नहीं, डबल से सिंगल की तरफ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है ना कि डिक्रीज, इसलिए इसको हटा दो। यहां डिक्रीज वर्ड आया हुआ है। चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रोल यहां पे होता ही नहीं है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चेंज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओल्फिन। देखिए जैसे जैसे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वैसे वैसे ये जो डबल बॉन्ड है ना, देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगर पहले बॉन्ड ऑर्डर 2 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओल्फिन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगे होंगे ना, Cn लगे होंगे, CF3 लगे होंगे, उतना मेटल से ओल्फिन की तरफ पाई बैक डोनेशन आएगा। लेकिन यहां तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं भाई, मतलब 24 के क्या बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या कह रहा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनियम इन दिस। स्टूडेंट मोलिब्डेनियम को हम X मान लेते हैं, इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं। ट्रोपेलियम भले ही यहाँ पे हेप्टासिटी, देखिए स्टूडेंट ट्रोपेलियम की हेप्टासिटी 7 भले ही आपको नजर आ रही है, बट ट्रोपेलियम में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसको न्यूट्रल या न्यूट्रल भी रखा तो ये फिर एरोमेटिक नहीं होगा। ये एरोमेटिसिटी की वजह से ट्रोपेलियम जो होता है इसके ऊपर आपका +1 का चार्ज होता है। तो अगर इसके ऊपर +1 का चार्ज है, यहाँ पे +1 ऑलरेडी है, ये देखो 0, यहाँ हो गया प्लस और ये हो गया +1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि मोलिब्डेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो हम कहेंगे मोलिब्डेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ट्रोपेलियम जो ट्रोपेलियम होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +1। एंड इसी प्रकार मान लो कि ये वाला कंपाउंड अगर आपके पास है तो इसके पास बेसिकली आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है भाई? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 31। तो आपसे पूछा गया मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे भाई? चलो जी बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। टंगस्टन है, क्रोमियम वाले में आता है तो 12 हो गए, ठीक है, प्लस में। इसको ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका R है, मान लो R ही मान लेता हूं मैं इसको। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो एक शेयर कर लिया, 2 एक शेयर हो गया, उसके बाद ये रहा और उसके बाद ये रहा। स्टूडेंट जब ये ब्रिज यहाँ पे बेसिकली ना ये ब्रिज के तौर पे काम करता है, μ2 के तौर पे, है ना? ये आपका 2 मेटल, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है दैट इज 3। ध्यान रखिएगा भाई, जब ये एज अ ब्रिज लिगेंड के तौर पे काम करता है, जब ये एज ए μ1 लिखो इसको, मतलब एक मेटल के साथ जुड़ा होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होता है। कितने लगे हुए हैं? 6, तो कितना हो गया? 18।
कितना हो गया 30। तो क्या फॉर्मूला था 18 इंटू में n, 18 इंटू में n माइनस में 30 डिवाइड बाई 2। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका 6 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 6 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हैं। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना बेसिकली देखिए, CO ऐसे कैसे 5 है, Mn भी ऐसा कैसा है। यहां पे जो ये CO है ना, ये इस Mn और इस मिथाइल के बीच में आके इंसर्ट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है क्या? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दिस इज माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या है स्टूडेंट ये आपका? दिस इज, ये Me था यहाँ पे, ये 5 CO लगे हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था? Mn के साथ Me लगा हुआ था। तो ये जो CO होता है ना, ये इन दोनों बीच के बॉन्ड में आके इंसर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या है? माइग्रेटरी इंसर्शन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33, इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा लिगेंड के साथ। स्टूडेंट अगर देखा जाए, यहां पे इसके ऊपर भी -1 होता है और इसके ऊपर भी -3 हो जाएगा 3 के ऊपर। यहां पे टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पे जो मोलिब्डेनियम है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, ये बेसिकली आपका THF के ऊपर भी आप मान के चलो न्यूट्रल है, तो ये आप 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोल सकते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसके साथ होने चाहिए पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसके साथ होने चाहिए सिग्मा डोनर लिगेंड या पाई डोनर लिगेंड। अगर आप रिएक्टिविटी की ऑर्डर बात करोगे, NEM जो NME3 है वो सिग्मा डोनर होता है। तो पहले इसकी बात हो रही है ना, तो NME3, उसके बाद PME3 और उसके बाद CO3 यह आएगा। और जब आप इसकी बात करेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की टेंडेंसी ऑलरेडी आपको पता है, CO की सबसे ज्यादा होती है, फिर PR3 की होती है, और फिर NME3 की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, इसलिए सिग्मा डोनर लिगेंड जो होंगे, है ना, और सबसे अच्छा सिग्मा डोनर इन तीनों में NME3 है। क्या है? NME3 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 की ये कह रहा है, इंटेंस बैंड एट 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स इन द UV विजिबल स्पेक्ट्रम। ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया भाई, वही वाला कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, RE2 नेगेटिव, है ना, एंड आपका Cl8, ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया। तो पूछ रहा है ये ऐसा क्यों होता है। तो भाई यहां देखो, ये वही हो गया भाई, ये आपका सिग्मा, उसके बाद ये आपका पाई आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेल्टा आ जाता है, और ये आपका डेल्टा स्टार आ जाता है। तो यहाँ पे जो बैंड आते हैं बेसिकली इंटेंस बैंड, वही डेल्टा से डेल्टा स्टार के बीच के ट्रांजिशंस के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पाई एसिडिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है CO। तो ये रहा CO, ये रहा CO। NET3, दिस इज सिग्मा डोनर लिगेंड, तो इसलिए इसको हटा दो। यहां इससे अच्छा होता है C2F4, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद ये, और ये तो सबसे कम होगा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इसकी। सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी CO की, फिर होती है PR3 वालों की, है ना। उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुका है, पहले भी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 36, और इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट। हालांकि वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले ही आपको निकलवाया था एक क्वेश्चन में, और वहां पे मैंने बताया था कि 6 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 6 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी अभी जस्ट मैंने आपको करवाया था, मैंने बोला था इसी क्लास में आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कितना आ रहा है, 6 मेटल मेटल के बीच के बॉन्ड आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। पर मेटल मेटल बॉन्ड की बात करो तो 3, एक मेटल पे पर मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें तो 3, वो भी मैंने आपको बताई थी। तो भाई हमारा लेक्चर नंबर 5 था ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। अब हमारे कुछ ज्यादा नहीं रहे, दिसंबर 2 पेपर दिसंबर वाले हैं, और 2 पेपर आपका 2 पेपर 2012 वाले हैं, 2 पेपर 11 वाले हैं। 4 पेपर रह गए। 4 पेपर में मोस्टली 30 क्वेश्चंस होंगे। तो लास्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, उसमें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। होप कि भाई वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपका काफी हेल्प हो रही होगी, और एग्जाम में भी आप मुझे याद करेंगे जब इन्हीं प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे या तो डायरेक्ट या फिर इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। थैंक यू।